नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक ऐसा योग लेके आया हूँ जो अगर कुंडली में मौजूद होता है तो व्यक्ति को मैथमेटिशियन बनाता है, गणितज्ञ बनाता है। यहाँ पे मैथमेटिशियन और गणितज्ञ से तात्पर्य ये है कि उसका जो लॉजिकल ब्रेन होता है बहुत तेज होता है, उसकी जो कैलकुलेशन पावर होती है बहुत तेज होता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करता है तो बहुत एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही परफेक्शन के साथ भी वो किसी काम को निपुणता से करता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये योग होता है तो वो व्यक्ति अपने कामों में निपुण होता है, विद्वान होता है, बहुत ही परफेक्शन के साथ, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही लॉजिस्टिक ब्रेन के साथ, बहुत ही अच्छी कैलकुलेटिव पावर के साथ वो कोई काम करता है। उसकी गणनात्मक क्षमता बहुत अच्छी होती है, उसका लॉजिकल ब्रेन बहुत अच्छा होता है, उसकी लॉजिकल पावर बहुत अच्छी होती है। मित्रों, उस योग का नाम है गणित विद्यार्जना योग। मित्रों, इस योग का नाम है गणित विद्यार्जना योग। इस योग का उल्लेख सर्वार्थ चिंतामणि पुस्तक में किया गया है। मित्रों, इस योग का उल्लेख सर्वार्थ चिंतामणि पुस्तक में किया गया है और उस योग के बनने के कई वर्जन, कई वेरिएशन बताए गए हैं। मेरा प्रयास है मैं एक एक करके वो सारे वर्जन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ। मित्रों, तो गणित विद्यार्जना योग अगर कुंडली में होता है तो व्यक्ति मैथमेटिशियन होता है, गणितज्ञ होता है, बहुत अच्छी लॉजिकल पावर उसके पास होती है, लॉजिकल ब्रेन बहुत तगड़ा होता है, बहुत अच्छी कैलकुलेटिव पावर होती है, बहुत उसकी जो गणना करने वाली क्षमता होती है, गणनात्मक क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो मित्रों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि कैसे कुंडली में ये गणित विद्यार्जना योग बनता है। तो सर्वार्थ चिंतामणि पुस्तक में इस योग बनने के कई वेरिएशन, कई वर्जन बताए हैं। मैं एक एक करके सारे वर्जन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है कि जो कि कर्क लग्न का है। मित्रों, एक सैंपल चार्ट मैंने लिया हुआ है। तो इसको मित्रों, जो योग बनने के वर्जन है, इसके अंतर्गत 5 वर्जन, 5 वेरिएशन उन्होंने बताया है, जिसके तहत 5 तरीके से कुंडली में गणित विद्यार्जना योग बन सकता है। अगर आपकी कुंडली में किसी एक भी प्रकार से अगर गणित विद्यार्जना योग बन रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर सहज ही, स्वाभाविक ही एक अच्छी गणनात्मक क्षमता होगी, कैलकुलेटिव पावर बहुत तगड़ी होगी, लॉजिकल ब्रेन बहुत तगड़ा होगा, आप एक अच्छे मैथमेटिशियन और एक गणितज्ञ होंगे। अब एक एक करके मैं सारे 5 वेरिएशन आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं। मित्रों, जब सबसे पहला प्रकार, जिस प्रकार से कुंडली में गणित विद्यार्जना योग बन सकता है, उसके अंतर्गत सर्वार्थ चिंतामणि पुस्तक में जो डेफिनेशन कही गई है वो ये है कि चंद्र और मंगल कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो और उनके ऊपर बुध की दृष्टि आए या फिर बुध केंद्र में हो। कैसे कहा गया कि जो पहला वर्जन उसमें कहा गया कि मंगल और चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो, चंद्रमा और मंगल कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो और उसके ऊपर बुध का एस्पेक्ट आए। मित्रों, गणित विद्यार्जना योग के बनने के जो मैं पहले तरीके के बारे में बता रहा हूं, उसके अंतर्गत सर्वार्थ चिंतामणि पुस्तक में जो डिफिनीशन कही गई है वो ये है कि मंगल और चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो और उनके ऊपर बुध की दृष्टि आ रही हो। तो देखिए, मैंने जो पहले डिफिनीशन बताया उसके अंतर्गत मैंने एक उदाहरण आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि चंद्रमा और मंगल को कुंडली के दूसरे स्थान में मैंने लिख दिया और बुध को कुंडली के अष्टम भाव में मैंने लिख दिया। तो यहां से बुध की 7वीं दृष्टि चंद्र और मंगल के ऊपर पड़ेगी। तो जो पहली प्रकार की जो परिभाषा बताई गई उसके अंतर्गत कहा गया कि चंद्रमा और मंगल कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो और उसके ऊपर बुध की दृष्टि आए या फिर बुध केंद्र में हो। तो आपको मैंने जो उदाहरण बताया, इसमें चंद्रमा और मंगल को मैंने कुंडली के दूसरे भाव में लिख दिया और बुध को मैंने 8वें भाव में लिखा, जिसकी बुध की 7वीं दृष्टि चंद्र और मंगल के हिसाब ऊपर पड़ रही है। तो इस पहले प्रकार की परिभाषा के तहत इस प्रकार से कुंडली में गणित विद्यार्जना योग बन सकता है। और इसमें यह कहा गया कि चंद्र और मंगल कुंडली के दूसरे स्थान में हो, उनके ऊपर बुध की दृष्टि आए या फिर बुध कुंडली के किसी केंद्र स्थान में हो। चलिए मान लीजिए कि अगर बुध अष्टम भाव में नहीं है तो बुध किसी कहां पे होगा, बुध कुंडली के किसी केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए। तो चलिए हमने मान लिया कि बुध हमने कुंडली के 4थे भाव में लिख दिया।
तो जो पहली प्रकार की परिभाषा बताई गई उसके अंदर कहा गया मंगल और चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में होने चाहिए और उनके ऊपर बुध की दृष्टि आए या फिर बुध कुंडली के किसी केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए। तो ये पहले प्रकार का वेरिएशन हो गया जिस हिसाब से गणित विद्यार्जना योग बनता है। अब हम चलते हैं दूसरी परिभाषा के हिसाब के ऊपर कि कैसे कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो सकता है। मित्रों, दूसरी परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है कि गुरु कुंडली के केंद्र स्थान में हो या त्रिकोण स्थान में हो, गुरु कुंडली के किसी केंद्र स्थान में हो या त्रिकोण स्थान में हो और शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए। मित्रों, गणित विद्यार्जना योग बनने के लिए जो दूसरी परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि गुरु कुंडली के किसी केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान में होना चाहिए और शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो भी कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, ये है दूसरी परिभाषा। मान लीजिए कि गुरु कुंडली के पंचम भाव में स्थित है। मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए कर्क लग्न का चार्ट लिया हुआ है, इसमें गुरु पंचम भाव में स्थित है और शुक्र अपनी उच्च राशि नवम भाव में स्थित है। तो जो दूसरी प्रकार की परिभाषा बताई गई जिसके तहत गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो सकता है वो यह है कि गुरु कुंडली के किसी केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान में होने चाहिए और शुक्र अपनी उच्च राशि में होने चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो रहा है। अब मित्रों, हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की परिभाषा जिसके अंतर्गत कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण होता है। तीसरे प्रकार की परिभाषा मित्रों यह है कि दूसरे स्थान का स्वामी और बुध, ध्यान दीजिएगा, जो तीसरे प्रकार की परिभाषा बताई गई है गणित विद्यार्जना योग बनने की वो ये है कि दूसरे भाव का स्वामी और बुध कुंडली में अगर अपनी उच्च राशि में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरे भाव का स्वामी और बुध कुंडली के अगर अपनी उच्च राशि में होते हैं तो भी कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण होता है। क्या है तीसरी परिभाषा? तीसरी परिभाषा यह है कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो और बुध भी कुंडली में अपनी उच्च राशि में हो तो गणित विद्यार्जना योग का निर्माण होता है। तो प्रस्तुत सैंपल चार्ट में दूसरे भाव में आ रही है सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य और सूर्य उच्च होते हैं मेष राशि में, तो हमने सूर्य को लिख दिया मेष राशि में। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत सैंपल चार्ट में दूसरे भाव में आ रही है सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य और सूर्य की उच्च राशि होती है मेष राशि, तो हमने सूर्य को मेष राशि में लिख दिया। और तीसरी परिभाषा में कहा गया है कि दूसरे भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में होना चाहिए और बुध भी अपनी उच्च राशि में होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे बुध किस राशि में उच्च के होते हैं? कन्या राशि में, तो हमने बुध को कन्या राशि में लिख दिया। तो ये तीसरी परिभाषा के अंतर्गत डिफिनीशन ये है कि दूसरे भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो और बुध भी अपनी उच्च राशि में हो तो भी कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण होता है। तो मैंने आपको सैंपल चार्ट समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है जिसके अंतर्गत इस सैंपल चार्ट में दूसरे भाव का स्वामी होते हैं सूर्य, दूसरे भाव में सिंह राशि हो रही जिसके स्वामी होते हैं सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में स्थित है और इसी एग्जाम्पल में बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में स्थित है, तो भी ये तीसरे प्रकार से बताई गई परिभाषा के अंतर्गत कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि चौथे प्रकार की परिभाषा क्या है गणित विद्यार्जना योग की बनने की। मित्रों, चौथे प्रकार की परिभाषा में कहा गया है कि सूर्य और बुध कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए और उनके ऊपर शनि की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। जो चौथी प्रकार की परिभाषा बताई गई है जिसके अंतर्गत कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो सकता है वो ये है कि सूर्य और बुध कुंडली के दूसरे स्थान में स्थित होने चाहिए और उनके ऊपर शनि की दृष्टि आनी चाहिए। तो चलिए, हमने मान लिया कि शनि कुंडली के पंचम भाव में स्थित है। तो जो चौथी प्रकार की परिभाषा बताई गई है गणित विद्यार्जना योग बनने की उसके अंतर्गत कहा गया है कि सूर्य और बुध कुंडली के दूसरे स्थान में स्थित होने चाहिए और उनके ऊपर शनि की दृष्टि आ रही हो। तो चलिए, हमने सूर्य बुध को दूसरे स्थान में लिख दिया। आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण बता रहा हूं। सूर्य और बुध को मैंने दूसरे स्थान पे लिख लिया और शनि को मैंने लिखा पंचम स्थान पे। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो सूर्य और बुध के ऊपर आएगी। तो बताई गई परिभाषा के अनुसार जो चौथे प्रकार की परिभाषा है
जिसके अंतर्गत कहा गया है सूर्य और बुध कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होने चाहिए और उनके ऊपर शनि की दृष्टि आनी चाहिए। तो मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण बताया कि सूर्य और बुध को मैंने कुंडली के दूसरे भाव में लिख दिया और शनि को मैंने लिखा पंचम भाव में, और शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य और बुध के ऊपर आ रही है। तो बताई गई चौथी परिभाषा के अनुसार इस तरह से भी कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो सकता है। अब हम बात करते हैं 5वीं प्रकार की परिभाषा के लिए। मित्रों, 5वीं प्रकार की परिभाषा में यह कहा गया है कि दूसरे भाव का स्वामी बुध होना चाहिए, कि दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी बुध होना चाहिए और बुध अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए, गुरु लग्न में होना चाहिए और शनि कुंडली के 8वें स्थान पर होना चाहिए। मित्रों, इस उदाहरण को समझाने के लिए मैं आपको सामने एक दूसरे लग्न का इस्तेमाल करूंगा। कुंडली में मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं 5वें प्रकार की परिभाषा, जिसके अंतर्गत कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो सकता है। मित्रों, 5वें प्रकार की परिभाषा में कहा गया है कि बुध कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी होना चाहिए और साथ ही साथ वह अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और गुरु लग्न में होने चाहिए और शनि कुंडली के अष्टम भाव में होने चाहिए। आपके सामने मैं एक नए लग्न का इस्तेमाल कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मित्रों, मैं डिस्कस कर रहा हूं 5वें प्रकार की परिभाषा की, जिसके अंतर्गत कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो सकता है। तो 5वें प्रकार की परिभाषा में कहा गया कि बुध कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी होना चाहिए और साथ ही साथ वो अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए और गुरु लग्न में स्थित होना चाहिए और शनि कुंडली के अष्टम भाव में स्थित होने चाहिए। तो अगर ये सारी स्थिति बनेगी तो 5वीं परिभाषा के हिसाब से कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण होगा। ध्यान दीजिए, मैंने आपके समझाने के लिए मैंने वृषभ लग्न की कुंडली ली है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने सैंपल चार्ट लिया, वो वृषभ लग्न का लिया है। उसका कारण यह है कि कहा गया है 5वें प्रकार की परिभाषा में कि बुध दूसरे भाव का स्वामी होना चाहिए और साथ ही साथ वो अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। तो वृषभ लग्न की कुंडली में बुध हो जाते हैं दूसरे भाव के स्वामी। वृषभ लग्न आपको समझाने के लिए मैंने सैंपल चार्ट दिया हुआ है वृषभ लग्न का, और इसमें दूसरे भाव में आ रही मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो जो बताई गई 5वीं परिभाषा है, जिसके अंतर्गत कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण होता है, उसके अंतर्गत कहा यह गया है कि बुध दूसरे भाव का स्वामी होना चाहिए, साथ ही साथ वो अपनी उच्च राशि में होना चाहिए, गुरु कुंडली के लग्न स्थान में होना चाहिए और शनि कुंडली के अष्टम भाव में होना चाहिए। अगर ये सारी परिस्थिति बन रही है तो कुंडली में बताई गई 5वीं परिभाषा के हिसाब से गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो रहा है। तो प्रस्तुत कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है जिसमें दूसरे भाव में आ रही है मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी हो गई और बुध के साथ साथ हमने मान लिया कि बुध बैठे हैं कुंडली के 5वें भाव में। चलिए, हमने मान लिया कि बुध बैठे हैं कुंडली के 5वें भाव में, और जो 5वीं प्रकार की परिभाषा बताई गई उसके अंदर 3 अनिवार्य कंडीशन बताई गई है। पहली अनिवार्य कंडीशन यह है कि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी बुध होना चाहिए और साथ ही साथ वो अपनी उच्च राशि में स्थित होना चाहिए। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये बताई गई है 5वीं परिभाषा के अंतर्गत कि गुरु लग्न में होना चाहिए। तो हमने गुरु को लग्न में लिख लिया, और 5वीं परिभाषा के अंतर्गत जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन बताई गई वो ये है कि शनि कुंडली के अष्टम भाव में होने चाहिए। तो इस प्रकार 5वीं परिभाषा के अंतर्गत अगर ये तीनों अनिवार्य कंडीशन पूरी हो रही हैं तो भी कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, कुंडली में जो 5वीं परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत 3 अनिवार्य कंडीशन है। पहली अनिवार्य कंडीशन ये कि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी बुध होना चाहिए और साथ ही साथ वो अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। और 5वीं परिभाषा के अंतर्गत जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन बताई गई वो ये है कि गुरु लग्न में होना चाहिए। और जो 5वीं परिभाषा के अंतर्गत जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन बताई गई वो ये कि बुध कुंडली के शनि कुंडली के अष्टम भाव में होना चाहिए, तो भी कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण होगा। तो मित्रों, मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक वृषभ लग्न की कुंडली ली, जिसमें जो पहली परिभाषा 5वीं प्रकार की परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध हो रहे हैं। दूसरे भाव में मिथुन राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं बुध, और साथ ही साथ बुध को मैंने आपको समझाने के लिए उनकी उच्च राशि कन्या राशि में लिख दिया है। और 5वीं परिभाषा के अंतर्गत जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन थी वो ये थी कि गुरु लग्न में होने चाहिए, तो मैंने गुरु को लग्न में लिख दिया। और तीसरी अनिवार्य कंडीशन थी 5वीं परिभाषा के अंतर्गत कि शनि अष्टम भाव में होने चाहिए, तो मैंने शनि को अष्टम भाव में लिख दिया।
तो पांचवी परिभाषा के अंतर्गत 3 अनिवार्य कंडीशन हो गई। पहली कि कुंडली में बुध दूसरे भाव का स्वामी होना चाहिए, साथ ही साथ वो अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। दूसरी अनिवार्य कंडीशन पांचवी परिभाषा के अंतर्गत हो गई कि गुरु लग्न में होना चाहिए। और तीसरी अनिवार्य कंडीशन पांचवी परिभाषा के अंतर्गत यह हो गई कि शनि अष्टम भाव में होने चाहिए। तो पांचवी परिभाषा के अंतर्गत अगर ये सारी परिस्थितियां पूरी हो रही हैं तो आपकी कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो रहा है। तो आपको मैंने समझाने के लिए मित्रों यहाँ पे 5 परिभाषाएं बताई जो कि गणित विद्यार्जना योग का निर्माण करती हैं। इनमें से किसी एक प्रकार की भी परिभाषा अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में गणित विद्यार्जना योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, मैं आपको जो 5 परिभाषा बताई है आप अपनी कुंडली में मैच करके देखिएगा। अगर कोई एक भी परिभाषा मैच कर रही है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में गणित विद्यार्जना योग है और आपके पास आप एक अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आपकी गणनात्मक क्षमता बहुत अच्छी है, कैलकुलेटिव पावर बहुत तगड़ी है और आपकी लॉजिस्टिक ब्रेन बहुत तगड़ा है। ऐसे मित्रों, ऐसे लोग जो होते हैं अपने काम को बहुत ही परफेक्शन के साथ, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही मास्टरी के साथ करते हैं, इसीलिए इन्हें एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन कहा जाता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो आपके लिए बना करके प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।